सभी का एनडीटीवी इंडिया के यूथ कॉन्क्लेव में स्वागत है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन जेट लंबा हवाई जहाज चलाने वाली दुनिया की सबसे छोटी कम उम्र की पायलट कमांडर हमारे बीच बैठी हैं, तो आप सब में कुछ तरावट आ जाएगी। और साथ ही अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर हम सबके बीच एक 15 साल की हमारे देश की सबसे छोटी कम उम्र की पीएचडी करने वाली स्कॉलर यहाँ पर है, तो आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। गर्ल राइजिंग एक एनजीओ है जो लड़कियों की शिक्षा दीक्षा में काम कर रहा है। उनकी कंट्री हेड भी यहाँ पर मौजूद है और इन सब में एक खास चेहरा आपको अर्जुन कपूर का भी नजर आ रहा होगा। ये यहाँ पर और एक कलाकार की हैसियत से नहीं, आप सब सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। ये कलाकार की हैसियत से, एक्टर की हैसियत से नहीं है। अर्जुन ने लड़कियों की शिक्षा के लिए, उनकी परवरिश के लिए अब काम करना शुरू कर दिया है। किस तरह से वो काम कर रहे हैं ये उन्हीं से जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले अमृता प्रीतम को याद कर लेते हैं। चंद लाइनें मैं उनकी पढ़ना चाहूंगी, 4-5 लाइनें, ज्यादा नहीं। मेरा पता शीर्षक है उनकी कविता का। मेरा पता। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है, आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है, और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है, और हर सड़क की दिशा का नाम पोंछ दिया है, और हर सड़क की दिशा का नाम मैंने पोंछ दिया है। पर अगर आपको मुझे ज़रूर पाना है, पर अगर आपको मुझे ज़रूर पाना है तो हर देश के, हर शहर के, हर गली का दरवाज़ा खटखटाओ। तो हर शहर के, हर देश के, हर गली का दरवाज़ा खटखटाओ। ये एक शाप है, ये एक वरदान है। ये एक शाप है, ये एक वरदान है। और जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक मिले, और जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक मिले, समझना वो मेरा पता है। तो समझना वो मेरा पता है। और हमारे स्टेज में जो 2 आज़ाद रूह हैं उनके बारे में कुछ और भी मैं आपको बता दूं। एनी डेविस नाम मैं अब ले रही हूँ। ये वो लड़की है जो पठानकोट में जन्मी है, लेकिन विजयवाड़ा में केंद्रीय विद्यालय में इन्होंने शिक्षा हासिल की। इनको हिंदी और तेलुगु ही बस आती थी, अंग्रेजी में इनका हाथ तंग था। और अब ये जो दुनिया की सबसे लंबी उड़ानें वो चलाती हैं, इतना बड़ा हवाई जहाज़ वो चलाती हैं, उन्हीं से जानेंगे उनकी इस यात्रा के बारे में। हमारे साथ यहाँ पर जो सुषमा यादव मौजूद हैं, छोटी सी बच्ची हैं, पीएचडी के लिए एनरोल इन्होंने किया है अभी। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि जब ये पहली बार स्कूल गई तब 5 साल की थी और 9वीं कक्षा में इन्होंने दाखिला लिया था। तो शुरुआत मैं करूंगी सबसे पहले लेकिन अर्जुन कपूर से, क्योंकि ये हमारे साथ अपना समय लेकर दिया है, इन्होंने अपना समय यहाँ पर। अर्जुन, आप लड़कियों की परवरिश के लिए काम कर रहे हैं। ये की और काम में हमने आपको देखा था, आपने एक ऐसा रोल अदा किया था जहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो ना रहे। एक सोच सामने आती है, अब एक्टर किसी फिल्म को कबूल करता है, तो ये सोच कब आपके जहन में आए कि जो आप काम करेंगे इस क्षेत्र में? पहले तो गुड आफ्टरनून। इस समय जिनके साथ बैठा हूँ, आई एम फीलिंग कि मैंने ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया है, एंड आई थिंक वही पावर होती है एजुकेशन की। और मेरा सिलसिला उसी वजह से जो शुरू हुआ, इस सोच विचार की धारा पे चला मैं, बिकॉज आई एम नॉट एजुकेटेड, आई एम 11th फेल। या यू कैन स्माइल, इट्स फाइन। नहीं, ये बहुत अच्छा है जब आप पुरुष लोग बोलते हैं। इस पे बात पे इसलिए भी ताली होनी चाहिए क्योंकि जब लोग बाहर आकर कबूल कर लेते हैं, झिझक नहीं होती और प्रोत्साहित करते हैं। आप लोग इंस्पिरेशन है फिल्म स्टार्स हम सबके। जी, तो कहीं ना कहीं मुझे मौका मिला है जिंदगी से। मुझे मौका मिला है क्योंकि मेरी परवरिश हुई ऐसे इन्वायरमेंट पे में जहाँ पे मुझे कुछ बनने का मौका दिया गया, जहाँ पे मेरी चॉइस थी। मैं शायद उस वक्त पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था, पर मैंने काम शुरू किया और कहीं ना कहीं मैं कुछ बन पाया जिंदगी में। वो चॉइस मेरी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। मैं ये हमेशा देखते आया हूँ हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जो हमारे ऑपोजिट सेक्स यानी कि औरतों को, द विमेन डू नॉट गेट अ चॉइस इन अ लॉट ऑफ मैटर्स। और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस सोच विचार की धारा इतने सालों से अंदर से जो आ रही है हिंदुस्तान के, वो इसीलिए है क्योंकि एजुकेशन इज़ लैकिंग।
एंड आई डोंट हैव अ स्पीच रेडी, मैंने कुछ ऐसे तैयार नहीं किया, पर मुझे बस जब मैंने शुरुआत की थी एज एन एक्टर, तब मैं अपनी माँ के साथ रहता था, मेरी बहन थी घर पे। आई हैव एन अमेजिंग फादर बट दे सेपरेटेड माय पेरेंट्स। मैं हमेशा औरतों के इर्द गिर्द बड़ा हुआ। मेरी नानी बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल औरत रह चुकी है, शी इज़ नो मोर बट शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। माय मासी वर्क्स, तो मैंने कहीं ना कहीं देखा कि दे आर ऑल एजुकेटेड विमेन and they've all made choices. They've all been able to choose what they want to achieve in life, and they've been allowed to pass and fail and succeed and understand. कहीं ना कहीं मैंने ये देखा हिंदुस्तान में कि वो मौका ही नहीं दिया जाता कि आप कुछ बनने की कोशिश करो या आप अपने लिए डिसाइड कर लो कि यार मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। आज हमारे सामने एक पायलट बैठी है। मुझे पता है कि ये ऐसी कितनी लड़कियाँ होंगी जो इनको देख के इंस्पायर ज़रूर होंगी, पर क्या वो अपने फैमिली में जाके बोल पाएंगे मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पायलट बनने की ट्रेनिंग करनी है। और वो बोल भी दे तो क्या वो फैमिली वाले समझ पाएंगे और वो क्या उनका साथ देंगे कि ये बहुत बड़ा रिस्क है बेटी, तुम शादी कर लो, सेटल हो जाओ। कभी ये लगा कि लड़कों के लिए आसान होता है कि मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत लाजमी हो जाता है, खास तौर से हमारे देश में। अगर वाकई में उनको अपनी एक ज़िंदगी चाहिए, अपनी एक पहचान बनानी है, तो उनके लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। लड़कों के लिए ईजी ऐसा है? मुझे ऐसा लगता है और मैं मानता हूँ, और जो आंकड़े मुझे दिए गए हैं, एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे सबको मिलती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब चूजिंग की बात आती है तो पेरेंट्स हमेशा लड़कों को सिलेक्ट कर देते हैं ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। दे आर नॉट चोजन ऑन द बेसिस, आपकी अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, आपकी बेटी ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले और बेटा कम, फिर भी बेटे को बढ़ावा दिया जाएगा और बेटी को बोला जाएगा कि तू काम में हाथ बटा ले, घर पे हाथ बटा ले, तेरी शादी करवा देंगे, तू सेटल हो जाना, तेरे को जिंदगी से वही करना है। तो कहीं ना कहीं जो एक मानसिक जो एक माइंडसेट बना है, माइंडसेट बदलेंगे तब जाके। सी द गवर्नमेंट कैन ओपन एज मेनी स्कूल्स, दे कैन इम्प्लीमेंट सेइंग फ्री एजुकेशन टू अ सर्टेन लेवल। वी कैन ऑलवेज से दैट वी मस्ट एजुकेट गर्ल्स। एजुकेशन शुरू करना आसान होता है, उसे अंत तक ले जाना, एक अंजाम देना, कहीं ना कहीं टू बिकम ए PhD और अ पायलट, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फ्रॉम द पीपल दैट आर अराउंड द गर्ल ऑल्सो। इट कैन नॉट जस्ट कम। एक लड़की पढ़ना चाहती है, पर अगर उसके पेरेंट्स नहीं समझ पाए या उसे बढ़ावा नहीं दे पाए तो वो किस हद तक जा पाएगी। और सेफ्टी की भी बात आ जाती है छोटे शहरों में। सेफ्टी पर आती हूँ। आने, आप बताइए आपकी जर्नी। वाकई में आप यहाँ पे दर्शकों को बताइए, और टेलीविज़न के माध्यम से जो NDTV इंडिया के दर्शक आपको सुनेंगे। अब जब आप पठानकोट से आप लोग विजयवाड़ा चले गए थे, आपके फादर आर्मी से जुड़े हुए थे, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तब आप केंद्रीय विद्यालय में थी, और जिस तरह से मैं पढ़ रही थी, हिंदी और तेलुगु जानती थी, वहाँ के माहौल में एडजस्ट करना, और सपना पायलट का वहीं से लेके गई थी। लेकिन जब तक आप सिलेक्ट हुई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, हवाई उड़ान यूनिवर्सिटी है, उस तक कैसा सफ़र रहा? क्या बताइए, ज़रा शेयर कीजिए लोगों से। मैं अपनी जर्नी इन शॉर्ट शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल बैकग्राउंड। मॉम डैड को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा नहीं पाए, और मॉम को भी 10वीं कक्षा में उनकी पढ़ाई स्टॉप करना पड़ा क्योंकि लड़की है और फिर लड़का वैसे नहीं मिलेगा, और उनके पास इतना एजुकेशन के लिए फंड्स भी नहीं थे, तो उनको उनकी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। डैड सोल्जर बने, और आर्मी से फिर आने के बाद विजयवाड़ा में सब लोग हिंदी में भी कोई नहीं बात करते थे, सिर्फ तेलुगु में बात करते थे। इंग्लिश की पढ़ाई लिखाई की वहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं करता था। और जब मैं बोलती थी मुझे पायलट बनना है तो सब लोग हंसते थे, और सबका ये विचार था, जब मैं पायलट बनना चाहती थी, वहाँ पे जा रहे थे तो बहुत सारा रेसिस्टेंट था कि आप लड़की को पायलट बनाना चाहते हो, इतना पैसा डाल रहे हो जब आप नहीं रख सकते हो, अननोन फील्ड में भेज रहे हो, और वो भी लड़की पे इतना पैसा डाल रहे हो, तो काफ़ी सोसाइटी से रेसिस्टेंट था। और वैसे भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी थोड़ा वीक था, तो इन सब के अगेंस्ट मेरे पेरेंट्स ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया। और ऑफ कोर्स मेरे को भी अपने आप को प्रूव करना था। मेरे को एकेडमी में एडमिशन मिला, मेरे को वो सारे एग्जाम्स। यू वर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो मैं देख रही थी, हमेशा आप 90 से ऊपर। नहीं, मेरे भी काफ़ी नंबर्स खराब भी आए हुए हैं। एक बार मेरे को संस्कृत में 2 मार्क्स भी आए। अच्छा, संस्कृत तो मेरे को किसी ने, मुझे हाफ आउट ऑफ 100 मिला मैथ्स में, वो तो आप बीट नहीं कर पाओगे। किसी ने मुझे बताया था कि पायलट बनने के लिए 90% अबव लाना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा सर मैं यही कर सकती हूँ, बाकी सब मैं कुछ बदल नहीं सकती हूँ मेरे चारों ओर, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें मेहनत कर सकती हूँ। तो तभी मेरे को 98% आया था, सिर्फ इसके लिए क्योंकि मुझे पायलट बनना था। अदरवाइज मैं एवरेज स्टूडेंट थी, और यहाँ पे मैंने प्रूव किया। फिर मैंने सारे एग्जाम्स पास किए, तो मेरे पेरेंट्स ने मेजरली मुझे सपोर्ट किया। वैसा
मतलब उस टाइम पे लोन भी मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पायलट बनने के लिए कोई लोन नहीं देता उस टाइम पे, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही पता था, और लोन का अमाउंट भी सिर्फ 5 लाख था, और मेरा पायलट ट्रेनिंग का फीस 15 लाख था। तो पेरेंट्स ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया और डिसीजन लेके मुझे वहाँ पे भेजा। बिल्कुल, और जो रिलेटिव्स होते थे वो तो कहते होंगे कि क्या ज़रूरत है इस पे जाने की, पढ़ाने। Absolutely, बहुत रेजिस्टेंस होता है, और कई सारी बातें बोल रहे हैं, लाइक आपको पायलट बनना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं होता है लोगों के पास, स्पेशली विलेजेस में। वो लोग बोल रहे हैं इनको फाइट्स आना चाहिए, गन चलाना आना चाहिए और काफ़ी चीज़ें, ताकि आपको वो पुल बैक करे कि आपको भेजे नहीं। बट ऑफ कोर्स अगर आपका विल स्ट्रांग है तो आप भी अपने आप को प्रूव करोगे, एंड डेफिनेटली पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। उन्होंने भेजा, इसीलिए मैं कर पाई हूँ। आपकी मदर ने, जिस तरह से आपने कहा कि वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी और उनका बहुत सपोर्ट रहा, क्या उनकी चलती थी घर में कि वो आपको पुश कर पाती थी? डेफिनेटली उन्होंने पुश किया। डैड एक बार सोच में पड़ गए थे, क्योंकि ये नहीं कि वो नहीं पढ़ाना चाहते थे, बट इतना फीस कैसे पे करेंगे वो बहुत टेंशन में आ गए थे। तो मम्मी ने बोला नहीं, हमें कराना ही कराना है। तो डैड ने बोला कि पहले एग्जाम पास करो फिर देखते हैं। तो ऑल इंडिया टेस्ट था, इनफैक्ट उस ईयर सिर्फ 24 पीपल सेलेक्ट हुए थे पूरे इंडिया में, तो आई गॉट सेलेक्टेड। आप कौन सी फ्लाइट्स उड़ाती हैं, ज़रा लोगों को बताइए यहाँ पर। मैं अभी बोइंग 777 उड़ाती हूँ। इट्स लॉन्गेस्ट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। सुषमा, आपसे बिल्कुल अद्भुत है जिस तरह से आपने, इतनी गुणवान होनहार बच्ची आप हैं। किस तरह से आप जब पहली बार स्कूल में एनरोल हुई तो आप 9वीं कक्षा में थी और 5 साल की थी, तो ये इतना समय क्यों लगा, क्या हुआ था? मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब मैं छोटी थी, तो व्हेन आई वाज 2.5 years old, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो 2.5 साल की उम्र में सबसे पहले मैंने रामायण का पाठ मंच पे किया था। तो आई वॉज मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक होता है कि फैमिली में आपको कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो आप उसी तरीके से ढलते चले जाते हो। वी वर लाइक हमें कुछ नहीं था पता पढ़ाई का, और घर से बहुत ज़्यादा हुआ। घर पे रामायण का पाठ होता था तो हम लोगों को लाइक सिंगिंग एंड ऑल थोड़ा सा, एक होता है ना बच्चों को म्यूज़िक बहुत पसंद होता है, तो हम लोग उधर की तरफ थोड़ा सा हुए। देन फिर हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, पेरेंट्स ने हेल्प की, उन्होंने धीरे धीरे घर पे ही सिखाया, एंड देन हम धीरे धीरे पढ़ते चले गए। और जो मेरी तरफ है वो बेसिकली मेरे भाई का सपोर्ट रहा है। मेरे भैया ने भी, उनका नाम है शैलीन कुमार वर्मा, और उन्होंने भी 9 years की एज में 10th पास किया है। सो बेसिकली माई एक इंस्पिरेशन कह सकते हैं वो मेरे लिए मेरे भैया हैं। मैं सुषमा को रोक रही हूँ, ये आपको मैं खास बात बताऊँ कि इनके जो फादर हैं, जो माँ बाप का सपोर्ट की बात करते हैं, फादर एक सैनिटेशन वर्कर हैं, सफाई कर्मचारी रहे हैं, उस घर से लड़की आई है, इसलिए इनका अचीवमेंट बहुत खास हो जाता है। उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने अपनी बिटिया को जो पढ़ाया, कि उसको स्कूल भेजा, तो उसके लिए आपके मन में क्या विचार आया कि बच्ची को पढ़ाना है और इतनी प्रतिभाशाली मेरी बेटी है, उसके लिए आपने क्या किया? मैं बहुत छोटे परिवार, गरीब परिवार का था। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने के लिए स्कूल भेजे, उनके पास इतना पैसा नहीं था। मेरी पढ़ाई कक्षा 8 तक हुई। जब कक्षा 8 में मुझे बहुत अच्छे नंबर रहे तो हमारे पिताजी को इतना भी ज्ञान नहीं था कि अगर पुरस्कार की राशि भी दी जाए तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके अंदर ये भावना हुई कि अगर मैं स्वयं अपनी कमाई से बेटे को नहीं पढ़ा सकता तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरी पढ़ाई कक्षा 8 के बाद बंद हो गई। जब इन बच्चों का जन्म हुआ तो मेरे भी इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जो ज्ञान था कक्षा 8 तक की पढ़ाई में, उसमें जब हम रामायण पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ था, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस चाहे सो तस फल चाखा। चलिए, बहुत अच्छा कि आपने अपनी बेटी को पढ़ाया। मैं निधि आपके पास आऊंगी। आप गर्ल राइजिंग में काम कर रही हैं, और एक डेटा ये भी था कि 40% जो लड़कियां हैं हमारे देश की 10वीं कक्षा तक नहीं पहुंच पाती हैं, और 100 में से, ग्रामीण हमारे भारत में 100 में से सिर्फ एक लड़की है जो 12वीं कक्षा तक पहुंचती है। ये जो डेटा है। दूसरी तरफ हम सब ये जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन है हमारे देश में। 6 से 14 साल की लड़कियों, बच्चों को, तमाम बच्चों को फ्री एजुकेशन है, सुविधा मुहैया है। ज़मीन पे क्या स्थिति है? निधि, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वो
अगर मैं एक सार में बोलूं तो वो है मानसिकता की। मतलब जैसे अर्जुन ने भी पहले बोला कि फ्री एजुकेशन है हमारे देश में, अवेलेबल है, लोगों को अवेयरनेस भी है उसके बारे में, गांव-गांव में स्कूल्स भी हैं। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ़ें हैं, टीचर्स नहीं हैं और थोड़ी प्रॉब्लम्स है इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मानसिकता की। क्योंकि चाहे कुछ भी हम कितना भी हम डेवलप कर लें, लेकिन फिर भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितना हम अपनी बेटों को ड्रीम करने के लिए प्रेरित करते हैं उतना हम अपनी बेटियों को नहीं करते। तो मैं वही सोच रही थी कि अभी जो ये कहानियां हैं, और बेसिकली गर्ल राइजिंग जो है वो कहानियां लेकर के गांव-गांव में जाते हैं और हम बात करते हैं, पेरेंट्स को इंस्पायर करते हैं ताकि वो अपनी बेटियों के बारे में भी उतना ही सोचे जितना वो अपने बेटों के बारे में। और एनी जब बात कर रही थी तो मुझे याद आया, जब हम गांव में बच्चों के साथ बात करते हैं और बच्चे हाथ उठा के बोलते हैं कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो 2-3 लड़कियों ने हाथ उठा के बोला पायलट, एंड बिलीव मी बाकी सब लोग हंसे, बिकॉज वो एकदम इम्पॉसिबल ड्रीम लगती है, एकदम अनरियलिस्टिक। तो अब अगर मैं एनी की कहानी लेकर के जाऊँ वहाँ पे और सुनाऊँ तो लोगों को लगेगा कि कर सकते हैं। माता पिता, अगर हम लोग, आई थिंक ये प्रॉब्लम इतनी बेसिक है कि अगर माता पिता सोच ले कि उनकी बेटियां उतना कर सकती हैं जितना उनके बेटे, फिनिश। दीदी मैं एक जगह पढ़ रही थी कहीं पर, ये लिखा था कि जो हमारी लड़कियां जब स्कूल जाती हैं, और ये ग्रामीण इलाकों तक ही नहीं कह सकते, हमारे शहरों में भी जब छोटी बच्चियां स्कूल जाती हैं तो आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन है और थोड़ा सा हैरेसमेंट होता है और उन्हीं के क्लास के ही लड़के कर देते हैं। जिस तरह से उनको छेड़ा जाता है, अगर वो घर जाके कंप्लेन करती हैं कि मुझे किसी ने छेड़ा, तो जो माँ बाप हैं वो इतने डर जाते हैं तो वो डिसीजन लेंगे कि नहीं, इसको स्कूल नहीं भेजना है। और अगर वो नहीं बताती है तो उसका इस तरह से हैरेसमेंट चलता है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो एक लड़की के जहन में, बच्ची के, स्कूल गोइंग बच्ची के जहन में बहुत दबाव डालता है, प्रेशर डालता है। उस लिहाज से क्या स्थिति होती है? ना दोगलापन है ना हमारे दुनिया में। हाँ। लड़के छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन जब उन्हीं लड़कों के फैमिली मेंबर में किसी औरत के साथ बदतमीजी हो गई तो गुस्सा हो जाते हैं। तो द प्रॉब्लम इज कि वही समस्या है कि आप अपने अंदर झांक के ये देख ही नहीं पाते कि आप कितना गलत कर रहे हो, बिकॉज एजुकेशन ही नहीं है। बेसिकली आपको औरतों की इज्जत करना सिखाया नहीं गया बचपन से, आपको एक तरीके से सीख ही नहीं मिली है। तो एजुकेशन मर्दों को भी जरूरी है। The boys need to be educated how to treat women. That is a very big problem to begin with. That is why women feel unsafe 90% of the times, because men do not make you feel respected, or they make you feel यार ये आदमी से मैं 2 सेकंड बात कर लूंगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे आंख पे चढ़ जाएगा। क्या बेसिक डिफरेंस जो लड़की की तरफ, बच्ची की तरफ, क्या सोच में? आई थिंक ये माइंडसेट जो है लड़की और लड़के का, ये बहुत ही बचपन से है और हर देश में है, ये हमारे देश में नहीं, हर देश में है। और अभी जो मेरा स्टोरी वर्ल्ड वाइड सब लोग लिख रहे हैं इसके बारे में, इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक लड़की भी ये काम कर सकती है। इनफैक्ट मैं इतनी सरप्राइज्ड हो गई हूँ, मैं यूएस से मेरे को एक लेटर के बारे में सुनने के लिए मिला जहाँ पे एक मम्मी ने लिखा है कि उनकी डॉटर बोल रही है वो पायलट नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती हूँ? क्योंकि मैं लड़की हूँ, और ये यूएस में है अभी। तो ये हर जगह है और ये बहुत बेसिक स्टेज से ही शुरू हो जाता है कि घर में ये बोलते हैं लड़कियाँ ये काम कर सकती है, लड़के ये काम नहीं कर सकते। तो आई थिंक एवरीथिंग इज इक्वल, वो वहीं से शुरू होना चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट मेरे घर पे अगर मेरी मम्मी मेरे को कुछ काम बताती थी तो नेक्स्ट डे मैं बोलती थी कि मेरे भाई को भी करना ही है, और मेरे पेरेंट्स वो कम्प्लीटली सपोर्ट करते थे। वैसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि तुम लड़की हो और वो लड़का है और काम में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो उसने वो जो इक्वालिटी मेरे पेरेंट्स ने दिखाया, उस बहुत मेरे को स्ट्रेंथ आगे बढ़ के मेरे को बहुत काम आया। जब भी मैं अभी अपने प्रोफेशन में, मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं लड़की हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं पायलट हूँ। बाकी आप अगर वो डिफ्रेंशिएशन कहीं आपको आता भी है, अगर बचपन से कॉन्फिडेंस आप में है तो आप अपने आप को प्रूव करेंगे प्रोफेशनली और इससे बाहर आ पाएंगे। सुषमा, आपने क्या देखा? आपके तो भाई, आपने कहा कि आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने आपको हेल्प किया, लेकिन आपके इर्द गिर्द, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो जो लड़कियाँ निखर कर आती हैं जहाँ पे उनको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, आपके इर्द गिर्द आपने क्या देखा? क्योंकि आपको तो बहुत बड़े बच्चों के साथ बैठना पड़ रहा था जब आप गई होंगी, तो आपने क्या महसूस किया? सबसे पहले तो मैं एग्री करती हूँ, ऑल डिपेंड्स ऑन माइंड सेट और आपका ब्रिंगिंग अप कैसा हुआ है, आपको कैसा इन्वायरमेंट दिया गया है। और शुरुआत जो होती है
वो आई थिंक फैमिली से होती है, पेरेंट्स से होती है, क्योंकि एक जब बच्चा आता है इस दुनिया में तो वो कुछ नहीं जानता है, ही और शी इज़ लाइक अ ब्लैंक पेज। तो आप जो बताओगे, जैसा बताओगे, जैसे उसे ढालना चाहोगे तो वो आप कर सकते हो। मेरे पेरेंट्स ने जहाँ तक हो सका है मुझे भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया है, और पर्सनली मैंने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अपनी तरफ से नहीं फील किया। और पर्सनली आई एम वेरी क्लोज टू माई ब्रदर, लाइक वो मेरे हमेशा इंस्पायर हुई हूँ मैं उनसे, और कोई भी अगर मेरे को प्रॉब्लम हुई है तो उनसे मैंने फ्रीली डिस्कस की है। तो आई थिंक कि यही है, हम लोग को एक अंदर से रियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सजेशंस तो देते हैं, सजेशंस देना वो कहते हैं ना, कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग जो कहते हैं, जो भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये बातें सबको पता है, अंदर से कहीं ना कहीं हम सभी को पता है, बट व्हेन समवन से तो हम उस चीज़ को रियलाइज़ करते। तो आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी चीज़ें हम जानते हैं उसे अपने ऊपर सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, देन फिर हम दूसरों को समझाएं या कुछ करें। तो यही है, आई जस्ट फील ब्लेस्ड। तो जो हमारी लड़कियां हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की या फिर शहरों की, जो माइंडसेट में जो बदलाव है वो अभी आया है या नहीं आया? राइट टू एजुकेशन के बाद कुछ बदला है या नहीं बदला है? ये कहना तो गलत होगा आई थिंक कि नहीं बदलाव हो रहा है। बदलाव डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत काम होना बाकी है। क्योंकि मतलब बदलाव हो रहा है इसलिए हम देख रहे हैं हमारी पीवी सिंधु, साइना कल मेडल्स लेकर के आए, हम देख रहे हैं हमारी इंडियन क्रिकेट टीम। सो बदलाव तो हो रहा है। आई थिंक दुख की बात ये है कि जब थोड़ी लड़कियां आगे आती हैं तब उनका हम एग्जाम्पल लेकर के बोलते हैं कि देखो लड़कियां कुछ कर सकती हैं। ऐसा क्यों? मतलब हम क्यों बोलते हैं? कितनी बार मैं कहीं कहीं प्रेजेंटेशंस देती हूँ और मुझे पूछा जाता है कि डेटा क्या है, एविडेंस क्या है। क्यों ज़रूरत है उसकी? कि इतना अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो हमारी इतनी $1 बिलियन हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। अरे लड़कियों को पढ़ाना तो उनका मौलिक अधिकार है। तो इसके लिए मतलब बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन आई थिंक मानसिकता जो रूढ़िवादी चेंज होनी है वो बहुत डीप रूटेड है। ज़मीन पे क्या स्थिति है हमारे सरकारी स्कूलों की? एक डेटा है कि सिर्फ 5% ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स दे हैव द बेसिक कम्युनिटी। तो क्या ऐसा है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो हम राइट टू एजुकेशन लागू कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति? आपका आनी कैसा स्कूल था? जो आप केंद्रीय विद्यालय का तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन होता है पूरे देश भर में जब भी बोर्ड्स के नतीजे आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का कैसा था? जब मैं वहाँ पे पढ़ रही थी तभी स्कूल उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद जब मैं पास आउट हो गई उसके बाद प्रॉपर बिल्डिंग और सब बाद में बना। इनफैक्ट जब मैं थी तभी उतना यूजुअली केंद्रीय विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। विजयवाड़ा में जहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी उस टाइम पे प्रॉपर बिल्डिंग तभी नहीं बना था और अभी है। जी जी। सुषमा, आपका स्कूल कैसा था? जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वी वर लाइक हम लोग को कुछ भी नहीं था। हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत ज़्यादा पुअर थी। तो हम लोग इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि हाई फाई स्कूल में हम जा सकें। वो होता है ना, लाइक आप जैसे होते हो वैसे ही आपको एक अवेयरनेस भी होती है। तो स्कूल में भी मैंने देखा, यही सब देखा कि काफ़ी अच्छा माहौल था और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। सुविधाएं थी, शौचालय था? जी जी बिल्कुल। इट वॉज लाइक अ मिडिल काइंड ऑफ स्कूल, बट हाँ वहाँ पे डिसिप्लिन एंड ऑल लाइक जो भी सब था। जी था। निधि, तो स्कूल्स में जो मैंने सवाल आप ही से किया था, 5% क्या हमारे ऐसा है ज़मीनी हकीकत की 5% ही जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उसमें तमाम सुविधाएं बाकी नहीं है? क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण होता है जो हमारी लड़कियां 10वीं तक नहीं पहुंचती क्योंकि जो वहाँ पे शौचालय नहीं होता है। सेफ्टी की तो बात है लेकिन शौचालय नहीं होता है, तो इसलिए एक डेटा है कि अपने आप से वो नहीं जाती होता है। डेफिनेटली मतलब ग्राउंड में सिचुएशन बहुत अच्छी और बहुत इनकरेजिंग तो नहीं है। बहुत सारी कमी है, टीचर्स की कमी है, एब्सेंट रहते हैं बहुत। द थिंग इज कि ऐसे हालातों पे निधि ये भी देखना ज़रूरी होगा कि काम करना भी बहुत मुश्किल है। कितने गांव में मैंने इंटीरियर्स ऑफ राजस्थान और बिहार में भी जाकर के देखा जहाँ पे कि वो चाह रहे हैं कि लोकल टीचर्स को इनकरेज करें, वहाँ पे उनको एडमिट करें, लेकिन है ही नहीं टीचर्स वहाँ पे। तो मतलब देर आर ऑल काइंड्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इश्यूज विच आर देयर। इट इज़ नॉट एनकरेजिंग। आई विल से कि मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सिविल सोसाइटी, NGO कम्युनिटी जो है
वो गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के आई थिंक उनका योगदान बहुत अच्छा है। कई गांव में बहुत सारे एनजीओज मिल करके वो गवर्नमेंट स्कूल्स को सुधारने की कोशिश करते हैं, विच इज़ ग्रेट। वो बट लेकिन बहुत काम होना फिर भी बाकी है। आपकी नज़र में जो ये स्कूल्स हैं, कैसे उनका माहौल बेहतर किया जाए, जैसे जो शिक्षा है जिस पे आप काम कर रहे हैं कि और मजबूत तरीके से पहुंचे? किसी भी स्कूल के लिए टीचर तो ज़रूरी होते हैं, वरना बच्चे आ भी गए और जो पढ़ाने वाले हैं वो सही पढ़ाई ना करवाए तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। बहुत बड़ा सवाल है जो आपने पूछा है, बिकॉज इसका कोई अंत नहीं। जैसे इन्होंने कहा डिमांड और सप्लाई में इतनी इश्यूज हैं। जब बच्चे नहीं आ सकते और टीचर्स होते हैं तो टीचर्स भी बोल रहे होंगे हम छोटे शहर में क्या कर रहे हैं, हम बड़े शहरों में जाकर पढ़ाते हम भी पैसा कमा लेंगे। स्कूल में तरक्की नहीं हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि हम कुछ नया सिखा सके। जो सिलेबस है वो सालों से वही चले आ रहा है, उसी लेवल की पढ़ाई हो रही है। तो बेसिकली आई थिंक एक ओवरऑल fundamentally अगर if you go to see, you have to bring about a big change in the education system and the implementation of it. I think कहीं ना कहीं maybe then the people who are the policy makers have to reassess, because see, if you want to be a country that keeps moving ahead and you want to talk about progress, you want to make change, you want to be the change, आज अगर हम शुरू करेंगे तो 20-22 साल बाद जब बच्चे ग्रेजुएट होंगे जो आज 1 साल के 2 साल के, तब जाके यू विल सी अ चेंज इन माइंडसेट। हम आज नहीं बोल सकते कि हमको कल परसों चेंज चाहिए, पर आज अगर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बदला जाएगा, एक स्ट्रक्चर बदला जाएगा, तो एक थॉट प्रोसेस आएगी। अब द प्रॉब्लम फंडामेंटली है कि सब शुरू तो करते हैं, फिर 100 चीजें बीच में आ जाती है और लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपने पॉलिसी मेकर्स का नाम सुना, मैं यहाँ पे आने आपको फिर लेकर आऊंगी। एक जो डेटा सामने आया कि हमारी जो वर्ल्ड बैंक ने हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्री पुअर से मिडिल इनकम कर दिया था। फिर यूके ने शायद कहा 2015 में हम एड नहीं देंगे क्योंकि इंडिया के तो अपने स्पेस प्रोग्राम्स हैं, 48 बिलियनर्स यहाँ पर हैं, इनका राइट टू एजुकेशन लागू है। तो एक तरीके से देखा जाए हमारी कंट्री बिल्कुल आगे प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम इंस्टेंसेस सुनते हैं, हम देखते हैं कि अब चंडीगढ़ का हमने वर्तिका का सुना और हमने 2012 में तमाम इंस्टेंसेस आते रहते हैं जो निर्भया का मामला हुआ। सेफ्टी कितना बड़ा इशू जहन में रहता है आपके, जब आप अपने देश में भी होती हैं या फिर आप विदेश में भी रहती हैं, क्या कुछ डिफरेंस आपने महसूस किया? सेफ्टी वाइज बड़े शहरों में ज़्यादा सेफ्टी है। मेरे को लगता है कि गाँव में शायद अभी भी मैं खुद अगर जाऊं कहीं पे मेरे को ट्रैवल करना है तो थोड़ा टेंशन होता है, जहाँ से अगर रोड्स पे जहाँ पे लाइट्स नहीं हैं, बिल्कुल आप अकेले जा रहे हैं, स्पेशली अगर फ्लाइट के बाद कोई भी टाइम पे आ रहे हैं तो सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है सेफ्टी इश्यूज हमेशा ही थे, आजकल मीडिया की वजह से ये ज़्यादा बाहर आ रहे हैं और बड़ी सिटीज़ में सेफ्टी वाइज अभी के डेट में बेटर है। और जबकि हम बात कर रहे हैं महिलाएं, उनका काम मतलब ज़्यादा लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ये नंबर्स हाँ बहुत बड़े नंबर्स है। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि स्पेशली एविएशन फील्ड में इंडिया में हमारा नंबर सिविल एविएशन पायलट्स में विमेन का सबसे ज़्यादा है, आज डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज़्यादा है। वर्ल्ड परसेंटेज 5 है, इंडिया का ऑलमोस्ट 15% है। तो इतने विमेन आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा होगा। हमें प्रोग्रेसिव माइंड रखना चाहिए एंड आई थिंक थिंग्स आर गोइंग वेल। क्या आपको लगता है बॉम्बे जैसा शहर भी एक समय कहा गया जो हमारे देश की व्यावसायिक राजधानी की, वो तक अनसेफ था? वहाँ पे तो रात में, मैं खुद गई हूँ कुछ साल पहले तक, ऑटो में जा सकते थे और अभी भी जाते हैं वहाँ पे। लेकिन क्या आपने देखा ये कितना बड़ा एक फैक्टर होता है जो हमारी लड़कियाँ हैं वो महफूज फील कर सके? क्या आपको ज़्यादा ही बढ़ रहा है कि ये पहले से था या अब आने लगा है, जैसे आने कह रही थी? सच बात तो ये है, मेरी भी एक बहन है और बैक ऑफ द माइंड हमेशा वो सेफ्टी का थॉट रहता है। वो छोड़ नहीं सकते हम, चाहे वो आप शहर ले लीजिए, गांव ले लीजिए, आप हिंदुस्तान के बाहर भी ले लीजिए। सेफ्टी फॉर विमेन इज नॉट समथिंग दैट इज टेकन केयर ऑफ टू द एक्सटेंट दैट इट शुड। जो एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए एक लड़की की, वो काफ़ी कर्टेल्ड है, बिकॉज खुद लड़कियां डर के मारे ही ज़्यादा बाहर नहीं निकलती और निकलती भी है तो लड़कों के साथ निकलती है ताकि महफूज फील कर सके, जो बहुत अफसोस की बात है। तो ये इस पे कैसे हम पार पा सकते हैं, क्योंकि जो निर्भया का मामला है उसमें भी अभी तक क्लोजर नहीं हुआ है, तो अभी भी उसमें कुछ बाकी है। पॉलिटिशियंस प्ले कर सकते हैं रोल उनके बयानों से, या फिर जो हमारा समाज है? इट्स वेरी इजी टू फाइंड पीपल टू ब्लेम, व्हाई आर वी नॉट लुकिंग विद इन आवरसेल्व्स? समाज मतलब हाँ, देखना ही पड़ेगा ना कहीं बहुत आसान होता है कि हम इनको ब्लेम कर देते हैं, उनको देखिए, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द
the country, so they also have to stand up and be accounted for and be accountable and make changes. But कहीं ना कहीं, like I said, I was going back to मैं जो बात कर रहा था वो basic education से आती है. अगर एक लड़के को छोटी उम्र से समझाया जाए और बताया जाए कि भाई तुम ये बर्ताव करोगे तो इसका नतीजा करेक्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो हमारे सिलेबस में नहीं होता, पर शायद हमको डाल देना चाहिए. जब हमारे सेलिब्रिटी स्टार्स इस तरह की बात करते हैं कि अगर वाकई में हम तमाम चीजें सिलेबस में डाल देते हैं, लेकिन जो ये सबसे बड़ी चीज हमारे समाज की इस समय ये है कि सिलेबस में डाला जाए कि जो अपनी एंड खास तौर से उसमें लड़कियां भी पढ़ेंगी, लड़के भी पढ़ेंगे, तो एक ये बहुत छोटा सा कदम है. तो सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बहुत चर्चा में रहता है आजकल, तो इसलिए एक एग्जांपल देता हूँ. हम मेरी जो फिल्म मैंने की थी कियन काम में, उसमें एक चीज थी जो हम बचपन से सुनते आ रहे, अरे लड़की की तरह क्यों रो रहा है. बचपन से हमको सिखाया गया कि लड़कियां कमजोर होती हैं. अरे तू अगर रोता है तो तू लड़की है. चूड़ी पहन के रखी हाँ, है. तू घर पे बैठेगा, लड़की है तू, काम कर जाके, कुछ बन, बी अ मैन. सुना है आपने ये सब? नहीं, मुझे तो खैर बहुत चीजें बोली गई हैं. बट व्हाई आर वुमेन लुक्ड एट इंफीरियर? वो साइकोलॉजी बचपन से डाली जाती है. जब स्कूल में मार भी पड़ती होगी किसी ना किसी को, तो लड़की की तरह रोना बंद कर बोल देते होंगे. दोस्त अपने आप से जब बातें करते होंगे, वो थॉट प्रोसेस. विमेन आर इक्वल एट द एंड ऑफ द डे, मेन एंड विमेन. अगर आप इक्वालिटी की जो चर्चा होती है इतने दिनों में, सबसे बेसिक मुद्दा ये है कि मौका दोनों को इक्वल मिलना चाहिए. मेरा सिर्फ ये मानना है. मैं ये नहीं कह रहा कि औरत ज्यादा अच्छी है या मर्द ज्यादा अच्छे है या ये ज्यादा टैलेंटेड है. दिस इज अ बेसिक नेसेसिटी. वी शुड हैव विमेन डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड दे शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी. अगर ये अच्छी हैं अपने काम में तो इनको और काम मिलेगा, बट वो मौका ही नहीं दिया जाता. चलिए, अपने अंत में मेरे कहा जा रहा है, बस 2 मिनट रह गए हैं. आपसे सुषमा शुरुआत करूंगी. अपने युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? अपने देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल. और सबसे पहले तो मैं यही एक शॉर्ट मैसेज दूंगी कि जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं कि आप किसी से भी कम नहीं हो. लाइक हम बहुत लोगों को देखते हैं, उनकी स्टोरी से इंस्पायर होते हैं, बट एक आपके अंदर भी हिडन टैलेंट है. और हमेशा पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव ऑलवेज. और लाइक ना, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं देखने के. एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है, बट आपका माइंड जैसा होता है, आपका माइंडसेट जैसा होता है, आप उसी तरह चीज़ों को देखते हो. देखने का नज़रिया आपका वैसा ही जाता है. तो कुछ लाइन कहूँगी. लाइक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. हम सब करते हैं, एक छोटा सा ही है ये, हम लोग लिखते भी हैं इवन कॉपीज़ में. सो सब कुछ संभव हो सकता है, सब कुछ संभव हो सकता है अगर मन में पूर्ण विश्वास हो और सरस्वती का वास हो, बड़ों का सर पर हाथ हो. सो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए. और यही है कि आप पॉजिटिव रहो. और पहले तो लाइक टीनेजर्स में मैंने जो एक प्रॉब्लम देखी है, या सो एक शॉर्ट सा मैसेज फॉर टीनेजर्स. लाइक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, द बेसिक थिंग्स. जब आप इंटर के बाद जाते हो तो आपके ऊपर आता है कि कैरियर, आप कहाँ जाना चाह रहे हो. सो व्हाट आई हैव फेल्ट कि उसके लिए आपके अंदर हिडन टैलेंट को पहचानने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हर चीज़ का होना चाहिए. लाइक आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहो, इंस्टेड ऑफ जस्ट एकेडमिकली पढ़ना और बुक्स ही पढ़ना. तो किताबों से आगे भी देखिए. जी जी, किताबों के आगे भी देखिए. और बी ब्रॉड माइंडेड. सिर्फ अपने आप को लिमिटेड नहीं बन के रखना चाहिए. तू मुझे ट्यूशन दे दे है. नो नो सर, बिल्कुल नहीं. आपसे भी बहुत कुछ सीखना है. सो नो. आप क्या कहना चाहेंगे यूथ से, हमारे देश के? सब यंग लड़कों और लड़कियों को अपना ड्रीम अचीव करना चाहिए. और सारे ऑप्शंस जो अवेलेबल है प्लीज़ कंसिडर कीजिए चूज़ करने से पहले, ताकि आप वो चूज़ करेंगे जो पैशनेट है तो आप अच्छा भी करेंगे और आप जो काम करेंगे वो एंजॉय भी करेंगे. और इसमें स्पेशली मैं लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि वो अपने आप को लड़कों से बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करें, इक्वली सभी ऑप्शंस कंसिडर करें. ये नहीं सोचे कि ये लड़की है तो कुछ ऑप्शंस उनके लिए नहीं है. जस्ट गो फॉर इट. एंड एनी, मैं आपको बता दूं, एनी ने अपने लिए घर बनाया है, अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाया है, अपने भाई और बहन की यूएस में एजुकेशन कराई है. तो ये बिल्कुल जो वैसे एनी बहन है, घर की लड़की है, लेकिन हमेशा हमारे देश में चलन है कहने का कि बिल्कुल बेटे जैसा इन्होंने काम किया है. जस्ट एक छोटा सा चीज, अगर कोई सोचता है वो लड़की है तो रिमेम्बर लड़की बेटर है, क्योंकि लड़कियां मल्टीटास्किंग होती हैं और अंदर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं. यस, एब्सोल्युटली. थैंक यू. निधि, आप क्या कहें? और मर्दों को सहन करने की ताकत रखती है, सबसे जरूरी. yes. सुषमा और रानी को सुनकर के यही कहूँगी निधि की एक छोटा सा मैसेज कि ड्रीम बिग
and follow your dreams, because I think जब तक हम ड्रीम नहीं करेंगे तब तक हमें आगे बढ़ने की कभी प्रेरणा नहीं मिलेगी। और एक मैसेज हमारे यूथ और यंग बॉयज़ के लिए कि यंग बॉयज़ का हमारे जेंडर एम्पावरमेंट में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। अगर लड़के सोचते हैं कि जेंडर एम्पावरमेंट डायलॉग लड़कियों के लिए है तो वो गलत है। सो जस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस कैंपेन। अर्जुन, आप क्या संदेश देना I am actively participating in the campaign. Genuinely, I think that is the reality. हम आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हम सब कुछ में फर्स्ट आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो उसमें सारे हिंदुस्तानियों का हक है ना आगे बढ़ने का। तो क्यों सिर्फ आधे हिंदुस्तानी आगे बढ़ रहे हैं और बाकी आधों को लड़ना पड़ रहा है अपने हक के लिए? आगे बढ़ना सबका हक है। हिंदुस्तान के लिए जो भी आपको हासिल करना है वो सबका हक है, वो सिर्फ मर्दों का या औरतों का नहीं, वो हम सबका हक है। तो एक सेकंड के लिए मर्द और औरत की ये जो भेदभाव है इसे हटा देते हैं। लेट एवरीबडी बी इक्वल, दैट इज व्हाट इक्वालिटी इज। Whoever is superior in their own fields will make our country proud, but we have to allow all of them to choose and shine. And for that it has to come from all of us. वाकई में आप सब आए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यही है कि हमारे माँ बाप बहुत अहम भूमिका हम सबके जीवन में निभाते हैं, क्योंकि वो हमारी लड़कियों को प्रोत्साहित करेंगे तो हमारी लड़कियां, आप देख सकते हैं स्टेज पर बैठी हैं, क्या हासिल कर लेती हैं। साथ ही जो सरकार है वो भी फंडिंग अपनी करे, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन में है बजट में वो थोड़ा कम हुआ है, 4% था, अब 3.7% हो गया। और वाकई में इसके साथ हमारा जो समाज है, हम सबको बढ़ के अपनी लड़की को महफूज करना होगा। और इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं इस सेशन को। नमस्कार, शुक्रिया। थैंक यू।